हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में है और एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट थर्ड के सिलेबस में है। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं रासायनिक बलगतिकी या केमिकल डायनेमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के लिए। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहला है, क्या किसी भी रिएक्शन का होना पॉसिबल है या नहीं। दूसरी क्या थिंग है कि यदि अभिक्रिया हो सकती है तो वो किस एक्सटेंट तक होगी, ठीक है, और वो कितनी होगी। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि अभिक्रिया होती है तो वो किस रेट से होती है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हमें थर्मोडायनेमिक्स के फ्री एनर्जी के कंसेप्ट से प्राप्त होता है। यदि फ्री एनर्जी कम होती है या हम बोलें कि यदि फ्री एनर्जी डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है तो रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि वो रिएक्शन स्वतः होती है। और यदि डेल्टा जी का मान जो है पॉजिटिव है तो वो अभिक्रिया नहीं होती है। और अगर डेल्टा जी का मान 0 होता है तो रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ ऑफ मास एक्शन के नियम और उस पर आधारित इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें इसका आंसर प्राप्त होता है। और जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि अभिक्रिया अगर होती है तो वो किस रेट से होती है, इसका आंसर हमें जो है केमिकल डायनेमिक्स या हम बोले केमिकल काइनेटिक्स से ही प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि केमिकल डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन को टेम्परेचर बढ़ाकर या फिर कैटलिस्ट की उपस्थिति से गतिशील बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य और भी फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल डायनेमिक्स। तो रासायनिक बलगतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया की गति एवं उन समस्त कारणों का जो गति को प्रभावित करते हैं इनका अध्ययन किया जाता है। तो बलगतिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विभिन्न परिस्थितियों में अभिक्रिया के वेग का मापन करना। ठीक है, तो वेग से हमें अभिक्रिया के पाथ का पता चलता है और इससे हम अभिक्रिया की मैकेनिज्म को बता सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें किसी भी अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रियाविधि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या है। तो अभिक्रिया के वेग को समझने के लिए हम निम्नलिखित रिएक्शन पर विचार करते हैं, यानी कि A+B जो रिएक्टेंट है ये मिलकर के C+D प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग सामान्यतया रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है कि सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन मापकर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किंतु यदि अभिकारक या उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं तो अभिक्रिया वेग दाब में समय के साथ परिवर्तन मापकर ज्ञात किया जाता है। यानी कि जब आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं तब हम कंसंट्रेशन के स्थान पर प्रेशर टर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अब चूंकि अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि होती है, अतः अभिक्रिया वेग अभिकारक के रेफरेंस में नेगेटिव चिन्ह और प्रोडक्ट के रेफरेंस में धनात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यदि डेल्टा टी समय और अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन क्रमशः डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी और डेल्टा डी हो तो अभिक्रिया के वेग को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है कि समय के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आती जा रही है। बराबर क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा
टी, जहाँ पर प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि समय के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो यदि समय और सांद्रता में परिवर्तन अति सूक्ष्म हो तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, यानी कि अभिक्रिया वेग बराबर माइनस dA/dt बराबर माइनस dB/dt बराबर प्लस dC/dt बराबर प्लस dD/dt, यानी कि d जो है समय और सांद्रता में परिवर्तन अगर अति सूक्ष्म हो रहा है तो प्रदर्शित किया जाता है, और अगर समय और सांद्रता में परिवर्तन ज़्यादा है तो इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक अन्य अभिक्रिया पे हम विचार करते हैं जहाँ पर रिएक्शन में स्टाइक्योमेट्री भी दी हुई है, अगर जैसे स्मॉल a प्लस स्मॉल b इक्विलिब्रियम mc प्लस n d। ठीक है, तो इसमें अभिकारक ए के ए मोल दिए हुए हैं और बी के स्मॉल बी मोल दिए हुए हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और जो है उत्पाद सी के एम मोल और डी के एन मोल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, -1/a dA/dt बराबर -1/b dB/dt बराबर +1/m dC/dt बराबर +1/n dD/dt। ठीक है, तो यानी कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में समय के साथ परिवर्तन को हम निम्न आलेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस आलेख से यानी कि ग्राफ से क्या स्पष्ट होता है कि समय के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में तो कमी होती चली जाती है किंतु उत्पाद की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। तो उपरोक्त जो आलेख में किसी बिंदु पर अभिक्रिया वेग परिकलित करने के लिए उस पर जो है अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद पर हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, और इसका ढाल जो है वो की सांद्रता में समय के परिवर्तन का आलेखीय निरूपण जो है वो अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेग कौन कौन से हैं। तो वेग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फिर दूसरा है औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी, और तीसरा है ताक्षणिक वेग यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं औसत और ताक्षणिक वेग के बारे में। तो यदि हम 2 समयों पर सांद्रता के अंतर को समय से भाग देकर वेग ज्ञात करते हैं तो इसे उस समय अंतराल का औसत वेग यानी कि एवरेज रेट या एवरेज वेलोसिटी हम कहते हैं। ठीक है, जो कि सांद्रता के साथ साथ समय पर भी निर्भर करता है। तो औसत वेग जो है वो ताक्षणिक वेग से भिन्न होता है, जबकि वेग को समझने के लिए इस पद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि औसत वेग भी स्थिर नहीं रहता है, वह समय के साथ कम होता चला जाता है। इसलिए जब कभी भी हम वेग की बात करते हैं तो इससे ये मतलब है कि किसी भी दिए गए क्षण पर वेग क्या है, यानी कि हम ताक्षणिक वेग के बारे में चर्चा करते हैं या न कि औसत वेग के बारे में। तो किसी क्षण पर जो है वास्तविक वेग औसत वेग से बिल्कुल ही भिन्न हो सकता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि जितने छोटे समय अंतराल के लिए हम औसत वेग पर विचार करते हैं उतना ही जो है औसत वेग और वास्तविक वेग में जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो कम अंतराल पर, कम टाइम इंटरवल पर किसी अभिकारक की सांद्रता ज्ञात करना न तो सुविधाजनक है और न ही सरल है, इसलिए कम अंतराल के औसत वेग की गणना भी कठिन होती है। इसलिए वास्तविक वेग को सांद्रता समय के कर्व से हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है कि किस प्रकार समय से सांद्रता कम होती चली जाती है, यानी कि समय के साथ साथ सांद्रता कम होती चली जाती है, किंतु बी बिंदु पर जो कि सी सांद्रता टी समय पर बताता है एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो इसका ढलान ही बी बिंदु पर वास्तविक वेग अथवा ताक्षणिक वेग कहलाएगा। यानी कि ताक्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, किसी भी क्षण पर अभिक्रिया का वेग। ठीक है, जबकि औसत वेग क्या होता है, दिए गए 2 समय अंतरालों के बीच में अभिक्रिया का वेग का औसत। ठीक है, तो अब हम देखें कि वास्तविक वेग अथवा वेग की परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, और उसे गणितीय रूप से किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो जो है अभिक्रिया वेग है
वो अभिकारक की किसी विशेष सांद्रता पर स्पर्श रेखा का ढाल होता है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रैक्टिकल, तो हम बोलेंगे कि अभिकारक की किसी विशेष सांद्रता पर स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है उसे अभिक्रिया वेग कहते हैं, जो कि सांद्रता और समय के वक्र पर डाली जाती है। ठीक है, तो इस परिभाषा के अनुसार किसी क्षण t के पश्चात t समय पर रेखा का ढाल वेग अथवा ताक्षणिक वेग कहलाता है, और दूसरे ही क्षण वेग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि वेग अथवा ताक्षणिक वेग को अवकल गणित के अनुसार हम dx/dt के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर dx जो है एक अत्यंत कम सांद्रता परिवर्तन और dt क्या है, अत्यंत कम समय अंतराल के लिए ये सांद्रता में परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, अब है आपके इनिशियल रेट यानी कि प्रारंभिक वेग। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण पद की व्याख्या कर देना उचित होगा, वो कौन सा है कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, क्योंकि अभिक्रिया वेग के संबंध में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यदि चित्र 6.1 में बिंदु A पर प्रारंभिक सांद्रता के लिए स्पर्श रेखा खींच जाए तो इस स्पर्श रेखा के ढाल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपके विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यदि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के वियोजन पर यह नियम लागू किया जाए तो निम्न संबंध प्राप्त होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जब हम वियोजन करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, यानी कि -d(N2O5)/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5। जहाँ प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा K, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ एक और बात जो है ध्यान देने योग्य है कि संतुलित समीकरण में N2O5 के पहले 2 का गुणा है, किंतु यह समीकरण 6.3 में नहीं है। तो इसको जो है हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इस प्रकार H2 और I2 मिलकर जो है वो HI उत्पन्न करते हैं, यानी कि H2 + I2 gives 2HI। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, -dH2/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गुणा कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। जहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का जो हटाया निशान, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा K। तो यहाँ K जो है वो अभिक्रिया का वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब N2O5 की कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल प्रति लीटर हो जाए, यानी कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी मान ली जाती है तब जो रेट कांस्टेंट आता है उसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यदि समीकरण 6.4 में H2 और I2 की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर और 1 मोल प्रति लीटर हो जाए तो मापा हुआ ताक्षणिक वेग ही क्या कहलाएगा, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या स्पेसिफिक रेट कहलाएगा। तो इस प्रकार किसी ताप पर अभिकारकों की सांद्रता के लिए जो वेग प्राप्त होता है, जब सांद्रता इकाई होती है तो वही अभिक्रिया का उस ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है, और जो रेट कांस्टेंट होता है उसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये उल्लेखनीय है कि K का जो मान है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 6.3 या फिर जो 6.4 है उसे हम रेट लॉ कहते हैं या रेट इक्वेशन कहते हैं। और रेट लॉ या रेट इक्वेशन में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि हम बोलें कि जो रेट लॉ जो होता है, यानी कि जो वेग नियम या जो वेग व्यंजक होता है, इससे अभिक्रिया वेग और क्रियाकारकों की सांद्रता के बीच में संबंध ज्ञात होता है, या दूसरे शब्दों में इससे ज्ञात होता है कि सांद्रता परिवर्तन से वेग किस प्रकार परिवर्तित होता है। यदि समीकरण 6.4 में हाइड्रोजन की सांद्रता को दुगनी कर दी जाए तो वेग भी दुगना हो जाता है। ठीक है, तो यदि किसी अभिक्रिया की वेग नियम समीकरण -dA/dt बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 हो तो A की सांद्रता दुगनी करने पर वेग कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब है आपके इस रिएक्शन के लिए हम देखते हैं यूनिट K की
और इसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि समीकरण 6.3 को 6.6 की तरह भी लिखा जा सकता है, यानी कि -dN2O5/dt गुणा 1 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बराबर K। ठीक है, तो इस प्रकार K के मात्रक क्या हो जाएंगे, K के मात्रक हो जाएंगे यहाँ पे समय इन्वर्स। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी प्रकार से समीकरण 6.4 से भी हम देखेंगे कि जो है मात्रक क्या निकल के आएगा आपके DHI/dt गुणा 1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गुणा कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन बराबर K। तो इस प्रकार से अभिक्रिया में K के मात्रक हो जाएंगे यहाँ पे सांद्रता इन्वर्स समय इन्वर्स, या हम बोले कि प्रतिलोम सांद्रता गुणा प्रतिलोम समय। ठीक है, और सांद्रता को जो है हम मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब है आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।